अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? चेट पे खोलिए, तबीयत का बताएं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ना है भाई, बताएं तो मुझे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वरी वरी भी वालेकुम अस्सलाम, प्लस में 100 दफ़ा वालेकुम अस्सलाम। हाणे ॻाल्हि ॿुधायो, कल वारो लेक्चर अपलोड करो, अपलोड कयो आहे। क्लीवेज जो कॉन्सेप्ट ठीकु आहे, कशिश बत्रा क्लीवेज जो कॉन्सेप्ट समझूं था वरी, ऐं उन खां बाद पढ़ूं था पोरी फेरा। हाँ भाई देखें, आ जाएं आ जाएं। आज का जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पहले क्लीवेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, फिर हम आएंगे किस पर, फाइलम्स पर, ठीक है ना। तो क्लीवेज को हमने पढ़ा था। क्लीवेज का मतलब है साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन, साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो एग का साइटोप्लाज्म था बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन से केमिकल की वजह से, बताएं। एग का साइटोप्लाज्म क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? कौन सा केमिकल था जो जीन को स्टिमुलेट कर रहा था? ग्रे क्रेसेंट। अच्छा, एग सेल के अलावा, जायगोट के अलावा और किसी सेल के पास है नहीं है, तो डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म का रोल है ड्यू टू ग्रे क्रेसेंट। अब इस ग्रे क्रेसेंट की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं क्लीवेज। एक्चुअली क्लीवेज में क्या होगी, डिवीजन होगी। ऐसी सेल डिवीजन जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता जाए, डिस्ट्रीब्यूट होता जाए, उसके केमिकल, उसको क्लीवेज कहेंगे। अब क्लीवेज में जो डिवीजन हो रही है, उस डिवीजन के दो तरीके हैं, उस डिवीजन के दो तरीके हैं। एक सेल से अगर दूसरा सेल बने और वो उसके ऐसे बिल्कुल ऊपर नहीं, स्पाइरल मैनर में अटैच हो, और जब दूसरा सेल बनेगा और उससे जो दूसरा बनेगा वो भी उसके ऐसे होगा, स्पाइरल होगा, सीधा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा वो सेल। देखें, ये सेंटर है, वर्टिकल पॉइंट खींच लें तो ये ऐसे कोई सिस्टम बन रहा है, ऐसे इनका रेडिएशन जो है सेंट्रल पॉइंट मालूम हो रही है स्पाइरल मैनर में। तो ऐसे टाइप की डिवीजन जब हो तो ऐसी क्लीवेज को हम कहते हैं कौन सी, स्पाइरल, स्पाइरल क्लीवेज। और अगर एक सेल में से दूसरा सेल बने ठीक उसके ऊपर, और दूसरे सेल में दूसरा चौथा सेल बने बिल्कुल उसके ऊपर। अब अगर इनको देखेंगे, ड्रा करेंगे इनके न्यूक्लियस की पोजीशन या इनका जो कंटेंट है, तो बिल्कुल बराबर होगा दोनों का, वर्टिकली लाइन खींचें तो ऐसे टाइप की जो डिवीजन होगी उसे आप कहेंगे कौन सी क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज। अब जो स्पाइरल है वो होती है प्रोटोस्टोम में। प्रोटोस्टोम का पता है, जिसमें ब्लास्टोपोर से पहले क्या बने, माउथ। और जो रेडियल क्लीवेज होती है वो होती है ड्यूटेरोस्टोम में, और ड्यूटेरोस्टोम का कॉन्सेप्ट पता है वो, जिसमें पहले माउथ ना बने, एनल ओपनिंग बने ब्लास्टोपोर से, फिर जाके माउथ बने। और ये जो है हायर एनिमल हैं एज कंपेयर टू द प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम दोनों सीलोमेट के टाइप हैं। अब इनमें से इवॉल्व कौन से हैं, ड्यूटेरोस्टोम या प्रोटोस्टोम? रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ड्यूटेरोस्टोम इवॉल्व है। अच्छा, एक और बात, ये जो है ना, ये सेल, इसका आप फ्यूचर नहीं बता सकते अभी क्लीवेज के दौरान। अब ये जायगोट से डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे क्लीवेज हम कह रहे हैं ना, जो एम्ब्रियो बन रहा है ये क्लीवेज है। इसका फ्यूचर आप नहीं बता सकते कि ये सेल क्या करेगा, 8-9 स्टेज में, 12-16 स्टेज में नहीं बता सकते कि फ्यूचर में ये क्या बनाएगा, ऑर्गन, लिवर, हार्ट, किडनी वगैरह क्या बनाएगा। आपको ये पता चलेगा जब इससे 3 लेयर बन जाएंगी इनसे, यानी बोरुला बनेगा, ब्लास्ट्यूला बनेगा, फिर जब गेस्ट्यूला बनेगा, गेस्ट्यूला, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म,
फिर आप एक्टोडर्म को देख कर कह सकते हैं यहां से ब्रेन बनेगा, यहां से कान बनेंगे, यहां से आंखों के आउटर पार्ट, यहां से स्किन बनेगी, यहां से ये, यहां से ये। और मीजोडर्म से बता सकते हैं यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा वगैरह, एंडोडर्म से क्या बनेगा। तो ये जो रेडियल क्लीवेज है ड्यूटरोस्टोम की, ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है? इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट, पता नहीं चलेगा आपको ये क्लीवेज के दौरान के फ्यूचर में ये क्या होंगे सेल। और ये सिंपल है ना भाई, ये यहां से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये जो सेल है फ्यूचर में कौन सा ऑर्गन बनाएगा, कौन सा बॉडी का पार्ट बनाएगा। अगर यहां से सेल निकाल लें तो वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन नहीं बनेगा। अगर यहां से सेल को निकाल दें, आउट कर लें, तो वो ऑर्गन बनेगा। इसका मतलब यहां पे जो डिसीजन हो रहा है कुछ बनने का, वो हो रहा है बहुत बड़ी लेवल पर। कौन सी लेवल पर? कौन सी लेवल पर? गेस्ट्रियुला के ऊपर। तो यहां से सेल अगर निकाल लेंगे आप, तो कोई और सेल होगा जो इसका काम करेगा। हाँ, गेस्ट्रियुला से निकालेंगे तो फिर पता चलेगा। गेस्ट्रियुला से निकालेंगे, अगर कोई चीज निकालेंगे इधर से, तो ये आपका ब्रेन नहीं बनेगा। इधर से निकालेंगे तो ब्लास्टोपोर से, इधर कोई निकालेंगे तो माउथ एनस नहीं बनेगी। ठीक है ना? तो ये फर्क है भाई क्लीवेज का। ओके, अब ओके है क्लीवेज का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलें। ओके सर, आ जाएं। और आज हमारा जो फोकस रहेगा, वो हमारा फोकस रहेगा एक फाइलम पर, जिस फाइलम का नाम है पहला पहला फाइलम पोरीफेरा, जिसको हम एक और नाम से भी पहचानते हैं स्पंजेस। ठीक है ना? इसके तकरीबन 5000 स्पीशी हैं और उनमें से 150 जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। बाकी सारे 5000 में से सारे मेरीन वाटर हैं। यानी इसकी हैबिटाट जो है वो फ्रेश वाटर भी है और मेरीन भी है। ठीक है ना? टोटल मिला के कितनी स्पीशी हैं? 5000। 150 जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं, बाकी मेरीन हैं। स्पंजेस को स्पंजेस या पोरीफेरा क्यों कहा जाता है? सिंपल चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताते जाएं। मैं आपको आगे डिटेल की चीजें पढ़ाऊंगा, आप बताएंगे। आधा आधा आधा, हर आधा फाइलम आप बताते जाएंगे, आधे के बाद मैं पढ़ाता जाऊंगा। अब देखें, आप कहेंगे इसमें पोर्स हैं, मैं कहूंगा पोर्स 2 टाइप के हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। एक और बात, स्पंजेस के अंदर जर्माइनल लेयर नहीं है भाई, जर्माइनल लेयर्स नहीं है। तो ये क्या डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं? क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं? नहीं, नॉन जर्माइनल है। अच्छा, इनकी शेप जो इर्रेगुलर थी, कल हमने देखा था, वो इनकी कोई सिमेट्री होगी? नहीं भाई, ये सिमेट्रिकल होंगे। इनके अंदर 2 लेयर भी नहीं है। तो मुझे बताएं कोई टिश्यू बनेगा? नहीं भाई। कौन सी लेवल होगी? सेल्यूलर लेवल होगी इनकी बॉडी की। और मुझे बताएं इनके अंदर सीलोम होगी? सीलोम नहीं भाई, ये सीलोमेट होंगे, ये सीलोमेट होंगे, मगर बॉडी में कैविटी होगी, उसको नाम देंगे स्पंज की कैविटी, स्पंजोसील। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिटेल में। ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी क्योंकि मीजोडर्म नहीं है। मीजोडर्म भी इवॉल्व चाहिए, वो है किसके पास? कमेंट में बताएं। ट्रू सीलोमेट पहला कौन सा है? कमेंट में बताएं। और ये ट्रिप्लो भी नहीं, डिप्लो भी नहीं। अच्छा, सेगमेंट इनकी बॉडी में नहीं होंगे भाई, हमने कल पढ़ा था। एनिलीडा के पास सेगमेंट है और आर्थ्रोपोडा के पास सेगमेंट है, बस। अच्छा, ये बातें क्लियर। ब्लड इनके अंदर नहीं होगी, लिम्फ इनके अंदर नहीं होगा। क्यों? छोटी बॉडी है, फूड पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल की, ब्लड की, लिम्फ की जरूरत नहीं। मैं पढ़ाऊंगा, पतली सी बॉडी है, फूड की ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कोई ब्लड वेसल वगैरह नहीं चाहिए। जितनी बॉडी बड़ी बनेगी तो ब्लड की फॉर्मेशन बनेगी, ब्लड वेसल आएंगी, पहले ब्लड आएगी, वाइट होंगी तो लिम्फ कहेंगे। अगर आरबीसी में वो आ गए, आरबीसी आ गए, हेमोग्लोबिन आ गई तो ब्लड रेड बन जाएगी, तो कहेंगे, देखेंगे
कहाँ पे ब्लड रेड है, कहाँ पे वाइट है, कहाँ पे लिम्फ कहेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे है ही नहीं। तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें नहीं होगा, मतलब डाइजेशन होगी, सिस्टम मतलब ऑर्गन नहीं होंगे, सर्क्यूलेटरी सिस्टम नहीं होगा, सर्क्यूलेशन भी नहीं होगी। फूड को मूव करवाने के लिए फ्लैजिला का काम मैं बताऊंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, डाइजेशन को थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि कौन सी डाइजेशन हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, गट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, और भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब याद करें, पहले फाइलम से लेकर आर्थ्रोपोडा तक, आर्थ्रोपोडा से पहले कौन सा था, एनिलिडा तक, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, मगर रेस्पिरेशन तो होगी ना भाई, जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो जो एनिलिडा तक गैसेस एक्सचेंज करेंगे वो सरफेस से करेंगे, मतलब ये भी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज, छोटी बॉडी है ना भाई, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन जितनी चाहिए सरफेस से मिल जाएगी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है सरफेस से निकल जाएगी। अंदर सेल थोड़े हैं, अगर अंदर सेल ज्यादा होते, बड़ी बॉडी होती हमारे जैसी, तो हम स्किन से क्यों नहीं गैसेस एक्सचेंज करते। मुझे बताएं, आपकी स्किन का सरफेस एरिया बड़ा है या लंग्स का, कमेंट में बताएं। अल्वेओलाई का सरफेस एरिया बड़ा है या स्किन का, अल्वेओलाई का, वेरी गुड, लंग्स का, एक बच्चे ने कहा है स्किन का। भाई अल्वेओलाई अंगूर टाइप क्लस्टर हैं, उन सारे को जुदा जुदा करके सरफेस एरिया नाप लें तो हमारी बॉडी से कई गुना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हमारी बॉडी बड़ी है ना, हम लंग्स के आउटर सरफेस से क्यों नहीं गैसेस एक्सचेंज कर रहे, हमने क्यों ये अल्वेओलाई लगाए हुए हैं। पोरिफेरा एसिलोमेट, एसिलोमेट कैसे, सीलोम नहीं है ना भाई, एसिलोमेट नहीं होगा तो क्या होगा, सीलोमेट कहेंगे क्या सीलोम कहेंगे। सीलोम वो जो मीजोडर्म से बने, सीलोम के टाइप पढ़ाऊंगा, सीलोमेट तक पहुंचूं, सीलोम के टाइप पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम पढ़ाऊंगा मैं, क्या है। ओके, आ जाएं। तो रेस्पिरेशन यहां पे सरफेस से होगी। उसके बाद भाई नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, मगर नर्व सेल होंगे और रिसेप्टर भी होंगे। इन दोनों को मिलाकर न्यूरो रिसेप्टर कहेंगे, न्यूरो सेंसरी सेल कहेंगे। मैं अब क्या करूंगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसको और डाइजेशन को नहीं, सर्कुलेशन को नहीं, सेगमेंट को नहीं, यहां से सारी चीजें ये क्लियर हैं। ये चीज बच गई, ये मैं पढ़ाऊंगा, और डाइजेशन पे भी हाँ डिस्कस करनी है। बाकी चीजें आप सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे, बाकी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हैं। अब आ जाएं भाई काम की चीजों पर। हाँ, तो रट्टे लगाने के लिए तैयार हैं। कौन से एग्जाम्पल्स हैं इस फाइलम के, पोरीफेरा के। आप कहेंगे सर एक तो लिखें साइकोन, जो कि मेरीन पोरीफेरा है, और कहेंगे आप एक और लिखें, मैं पूछ रहा हूं आपसे कौन सा, आप कहेंगे स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर का है, ये मेरीन वाटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लें। और भी आगे मैं बता रहा हूं, आगे चलें, आगे चलें। अब क्या पढ़ना है हमें, अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर किसका, स्पंजेस का। मैं बता रहा हूं आपको अभी स्ट्रक्चर में स्पंजेस का थोड़ा अच्छा बना रहा हूं, ऐसे होते नहीं है। मैं थोड़ा हाइड्रा की तरह बना रहा हूं, हाइड्रा से कंपेयर नहीं करना, फिर मैं समझाऊंगा आपको। समझाने के लिए मैं थोड़ी अच्छी सी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इनकी इज्जत कर रहे हैं हम, इनकी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट करने जैसे हैं नहीं, स्ट्रक्चर इनकी अजीब सी है, तो अजीब स्ट्रक्चर इनकी बनाएंगे, मगर पहले ऐसे बनाते हैं, समझने के लिए सीधी बनाते हैं। तो भाई इनके अंदर ये अंदर 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 एक लेयर है, ये जो अंदर अंदर एक लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है, इसमें सेल्स हैं, और जाहिरी बात है लेयर है, सेल से बनी होगी।
और इन सेल्स के अंदर अटैच हुए हैं फ्लैजिला। क्या अटैच हैं? फ्लैजिला। और ये जो अंदर वाली लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं क्वानोडर्म। क्वानोडर्म ये फ्लैजिलेटेड लेयर है, फ्लैजिलेटेड लेयर है। ये नहीं कहना ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म कह रहे हैं, इनर वॉल कह सकते हैं, इनर लेयर कह सकते हैं, एंडोडर्म नहीं। क्योंकि एंडोडर्म कह रहे हैं आप, इसका मतलब है कि ये सारी लेयर अंदर वाले सेल से बनी हुई है, और वो जो लेयर अंदर वाली ब्लास्ट्यूला की थी, और आप कह रहे हैं जर्माइनल है, टिश्यू है इसमें। नहीं, ये बस सेल्स अंदर हैं, कहां से आए हैं डिसाइडेड नहीं है, रेंडमली हैं, बस अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट हैं और फ्लैजिला हैं, ये बात क्लियर है। इसीलिए हमने इसको एंडोडर्म नहीं, इनर वॉल को हम क्या कह रहे हैं? क्वानोडर्म। क्वानोडर्म के बाद एक और लेयर है बाहर वाली लेयर। अब ये जो बाहर वाली लेयर है ना सर, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये लेयर, इसको हम कहते हैं पाइनेकोडर्म। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? पाइनेकोडर्म। पाइनेकोडर्म जो आउटर लेयर है, आउटर वॉल है, ये भी नॉन जर्माइनल है, याद रखनी है। और पाइनेकोडर्म में क्या है प्रॉपर्टी? ये जो लेयर हो गई, इसको हमने कहा क्या कहा? पाइनेकोडर्म। ये पोर बनाएगी जिनको कहेंगे ओस्टिया, और उन ओस्टिया पोर बनाने के लिए जो सेल होंगे उन्हें हम कहेंगे पोरोसाइट सेल। ये पोरोसाइट क्या करेंगे भाई? यहां से लेकर अंदर तक पोर बनाएंगे, ऐसे पोर बनाएंगे। लंबे सेल्स होंगे जो क्या बनाएंगे? इस स्पंजेस में पोर बनाएंगे। मतलब एक पोर का नाम आपके पास आ गया। क्या नाम है पोर का? ओस्टियम, और सारे को मिलाकर हम कहेंगे ओस्टिया। तो ये पोर्स हैं, पोर बनाने वाले लॉन्गिट्यूडनल सेल्स को हम कहते हैं पोरोसाइट। ठीक हो गया? क्वानोडर्म से इवॉल्व हैं, ये रिलेटेड हैं। तो ये जो पोर्स हो गए आपके, ये वाले, ये ओस्टिया हो गए, सिंगुलर ओस्टियम। अच्छा, बीच में इन दोनों के बीच में एक लेयर है, इन दोनों के बीच में एक लेयर है, और ये जो लेयर है भाई, ये जो लेयर है बीच वाली, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं मेसेनकाइम। ठीक है ना? इस लेयर को हम क्या कहते हैं? मेसेनकाइम। कितनी लेयर हो गई भाई बताएं, कमेंट में बताएं। ये दूसरी अंदर वाली, ये पहली, ये बाहर वाली तीसरी, 3 लेयर्स हैं। और ये जो 3 लेयर्स हैं, इनमें से अब पहले फंक्शन पढ़ना है पाइनेकोडर्म का। आप कहेंगे सर पाइनेकोडर्म पोर बियरिंग लेयर है, तो इस पोर से आएगा अंदर क्या? वाटर। कौन से पोर से? ओस्टिया से। तो ओस्टिया मुझे बताएं, इन करंट पोर हैं या आउट एक्स करंट पोर हैं? इन करंट हैं या एक्स करंट हैं? इन करंट पोर हैं। ये इन करंट पोर किसको अंदर लेंगे? वाटर को, और साथ ही साथ फूड को। यानी पोरीफेरा आपके क्लास में था, बटो जाओ जो हनी चेयर वे। ये जो होंगे, कहाँ गए भाई, कहाँ थे हम? हाँ, ये जो पोरीफेरा होंगे, फूड कैसे लेंगे? किसके साथ? वाटर के साथ फूड लेंगे। तो हम कह सकते हैं पोरीफेरा को कि ये फिल्टर फीडर हैं। अच्छा,
यहां तक बात क्लियर नहीं है कि ये फिल्टर फीडर हैं? गौर से सुने, गौर से सुने। गौर से सुने भाई, ये जो फूड ले रहे हैं वाटर के साथ ले रहे हैं, ये फूड ओस्टिया से अंदर आएगा वाटर के साथ। फिर ये जो कैविटी है, इस कैविटी किसकी कैविटी है? स्पंज की, पोरीफेरा की कैविटी है। तो इस कैविटी को क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे स्पंजियो सील। स्पंजो सील मतलब स्पंज के अंदर जो कैविटी है, ऐसे सीधी नहीं होती, मैं पढ़ा रहा हूं, कभी सीधी होगी, कभी ब्रांचिंग होगी, कभी मोर ब्रांचिंग होगी, तो उसके हिसाब से इसके टाइप होंगे स्पंजो सील के। मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पंजो सील के 3 टाइप, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकॉन टाइप। अच्छा, काम की बात ये कि फूड अंदर आ गया इस कैविटी में, इस कैविटी के अंदर वो जो फूड आया है वो होगा क्या? फिल्टर, यानी छन्नी होगी इसके अंदर, उसमें फिल्टर होगा फूड। और जब फूड फिल्टर होगा, जो पानी होगा वो पानी इधर से निकल जाएगा बाहर। और ये जो बड़ा पोर है, इस बड़े पोर को हम कहेंगे बड़ा पोर, मतलब ऑस्क्यूलम। एक पोर है ओस्टिया, दूसरा पोर है ऑस्क्यूलम। बड़ा पोर है ऑस्क्यूलम, छोटे पोर हैं ओस्टिया। ज्यादा कौन से पोर हैं, ऑस्क्यूलम या ओस्टिया? एक्स करंट पोर कौन सा है? इनकरंट पोर, इनकरंट पोर, एक्स करंट पोर। ओके, अब सुने भाई, फूड हो गया फिल्टर। अब यहां पे क्या बचा? पानी निकल गया, क्या बचा? फूड बचा है भाई। अब ये फूड तो नीचे आएगा ना, इस फूड को यहां तक पहुंचाना है, सारी बॉडी में पहुंचाना है। क्या ऐसा करेंगे क्या? यहां से फूड को एब्जॉर्ब करके ऐसे ले जाएंगे ऊपर? नहीं। इसीलिए आपके क्वानोडर्म में क्या लगे हुए हैं? फ्लैजिला। अब देखें फ्लैजिला कहां पे है, ये देखें, स्पंजोसील में फ्लैजिला है, स्पंजोसील में फ्लैजिला है, ये स्पंजोसील में फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला मूव करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, तो जो स्पंजोसील में फूड पड़ा है वो सर्कुलेट नहीं होगा क्या? वो सर्कुलेट होगा तो ये फूड आपका इधर से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। पूरी स्पंजोसील में फूड क्या होगा? सर्कुलेट होगा। विद द हेल्प ऑफ विच स्ट्रक्चर? बताएं। फ्लैजिला। और कौन सी लेयर में है फ्लैजिला? इनर लेयर में, क्वानोडर्म में। तो सारे सेल्स को फूड मिलेगा भाई। क्वानोडर्म फूड को एब्जॉर्ब करेगी। बताएं कौन सा प्रोसेस होगा? आप कहेंगे सर एंडोसाइटोसिस, या आप कहेंगे सर फेगोसाइटोसिस। तो ये भाई इंजेक्शन, ये इंजेक्शन नहीं है ओस्टिया से फूड का लेना, वहां पे पानी आया है। ये जो क्वानोडर्म फूड ले रही है इसे हम इंजेक्शन कहेंगे, इसे हम इंजेक्शन कहेंगे बाय बीन ऑफ फेगोसाइटोसिस। और इसमें फ्लैजिला का रोल है। ठीक है, इंजेक्शन हो गई। अब मुझे बताएं डाइजेशन कहाँ होगी? हाँ, कमेंट में बताएं। आप कहेंगे सर क्वानोडर्म के सेल ने, आउटर वाल ने, सॉरी इनर वाल के सेल ने फूड एब्जॉर्ब किया है क्वानोडर्म ने, तो क्वानोडर्म के अंदर क्या होगी? डाइजेशन होगी। और डाइजेशन को कौन सी डाइजेशन कहेंगे? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। फिर इसमें डाइजेशन के बाद ये फूड आपका इस क्वानोडर्म से कहाँ जाएगा भाई? इस क्वानोडर्म से इधर भी जाएगा, और इस क्वानोडर्म से आपका जो फूड है इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर इधर सारी बॉडी में। क्वानोडर्म पूरी ने एब्जॉर्ब किया है ना, तो पूरी बॉडी को क्वानोडर्म फूड देगी। ये डिस्टेंस कवर करना है भाई फूड को, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो क्या ब्लड वेसल की नीड है? क्या नहीं है? कोई नीड नहीं है भाई। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगी, सारी बॉडी को फूड मिल गया भाई। हाँ भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। ये तो मैंने इसकी इज्जत की है कि सीधी स्ट्रक्चर बनाई है, वैसे पोरीफेरा ऐसे होते नहीं है। पोरीफेरा में ये एक स्ट्रक्चर है, तो ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारी निकली होंगी यहां से। ये जो मैंने स्ट्रक्चर सारी बनाई है, ऐसे बहुत सारे ऐसे बड होंगे, ऐसे यहां से बड होंगे, तो अजीबो गरीब स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये मैंने स्पंजोसील कही है, तो ये जो बड निकलेगा
ये स्पंजोसील उसके साथ कनेक्टेड होगी। और ये मैंने ऑस्क्यूलम बनाया है, अगर ये बड है तो इसके ऊपर भी ओपनिंग होगी, उसको ऑस्क्यूलम कहेंगे, ठीक है ना। गेम्यूल्स का बता रहा हूं भाई, रिप्रोडक्शन में है, रिप्रोडक्शन में बताऊंगा, रिप्रोडक्शन में बताऊंगा गेम्यूल का कॉन्सेप्ट। जो पढ़ा रहा हूं वो गौर से सुनते जाएं, एक एक स्टेटमेंट करके मैं पढ़ा रहा हूं, उधर उधर से नहीं पढ़ा रहा मैं, गौर से सुने। अगर कोई चीज रह जाए तो बाद में आप भले, गेम्यूल का पढ़ाऊंगा मैं। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर हो गई। अच्छा अब सुने, अब जो स्पंजोसील है वो, अगर स्पंजोसील ऐसी है सीधी, ये इनर वाल है, ये आउटर वाल है, ये बीच में कैविटी है सीधी सारी, कोई कैविटी में ब्रांचिंग नहीं है, सीधी कैविटी है, सीधी बिल्कुल। ऐसी कैविटी को, ऐसी स्पंजोसील को कहते हैं एस्कॉन टाइप। क्या कहते हैं? एस्कॉन। अगर 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 कैसी हो, ये मैं दूसरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये बॉडी कैविटी है, यहां पे जो बॉडी कैविटी होगी ऐसे होगी, और उसमें होंगी ब्रांचेस। कितनी ब्रांच निकल रही हैं? एक ब्रांच निकल रही है, वैसे तो पेयर में निकल रही हैं, मगर एक ब्रांच जो निकल रही है उसमें और ब्रांच नहीं हो रही, और ब्रांच नहीं हो रही। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर स्पंजोसील मेन सीलोम से, मेन ब्रांच से एक ब्रांच निकले और वहां पे स्पंजोसील खत्म हो जाए, तो ऐसों को हम कहेंगे साइकोन टाइप। साइकोन में कितनी ब्रांचेस? एक। एस्कोन में कितनी ब्रांचेस? नो। और ल्यूकॉन, ल्यूकॉन टाइप किसको कहेंगे? अगर कोई स्पंजेस है, उसकी बॉडी कैविटी, उसकी बॉडी कैविटी में ये मेन बॉडी कैविटी, मेन बॉडी कैविटी में ये एक ब्रांच, और उस एक ब्रांच में से फिर ब्रांच, एक ब्रांच में से फिर, मतलब एक ब्रांच फिर उसकी ब्रांच, दो या दो से ज्यादा ब्रांच बने, तो ऐसी स्पंजोसील को क्या कहेंगे? ल्यूकॉन टाइप। हाँ भाई, मुझे सवाल बताएं ये कि ये कैविटी है स्पंजोसील, अगर मैं कह रहा हूं ये स्पंजोसील, ये स्पंजेस यहां तक ऐसे है, ऐसे है, यहां तक है, और ये स्पंजेस ऐसे भी है, स्पंजेस का एक पार्ट ऐसे भी है, तो ये स्पंजेस की कैविटी ये कनेक्टेड होगी, ये स्पंजेस की कैविटी ये कनेक्टेड होगी, ये स्पंजेस की कैविटी कनेक्टेड होगी। जितनी ब्रांचिंग होंगी ये कैविटी, ये लेयर नहीं होगी बीच में, ये लेयर यहां से होगी। ये मैंने सिंपल एक बनाया था, ठीक है ना, एक बनाया था मैंने। तो खराब थी वो कम समझ में अच्छी ना। हाँ भाई, तो जब ब्रांचेस होंगी तो नंबर ऑफ ऑस्क्यूलम बढ़ जाएगा या नहीं? हाँ भाई, तो मतलब ये हुआ, कमेंट ही नहीं आ रहे हैं अभी। हाँ ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पिंक, पिंक कलर नजर नहीं आ रहा, चलो पिंक को नहीं यूज करते हम, कोई और कलर ले लेते हैं। यहां तक क्लियर है? एस्कॉन, साइकोन और ल्यूकॉन क्लियर हैं आपके? स्पंजोसील की ब्रांचिंग है नहीं है तो एस्कॉन एक ब्रांच है तो साइकोन, दो ब्रांचेस या उससे ज्यादा हैं तो ल्यूकॉन, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक और बात समझे मेरी, नर्वस सिस्टम की। भाई ये जो पोरीफेरा हैं,
कितना पानी ले रहे हैं, उसमें कितना फूड है, उसको सेंस करने के लिए और इस फूड को सर्कुलेट करने के लिए पानी को, इसमें रिसेप्टर हैं। फूड और वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, इनटेक करने के लिए क्या है इसके पास, रिसेप्टर हैं। और रिसेप्टर के तौर जो काम करें सेल, उनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन से सेल हैं, आप कहेंगे सेंसरी सेल। नाक और आंख नहीं होंगे इसके पास, हमारा नाक सेंस ऑर्गन है, इनके पास सेल्स होंगे जो रिसेप्शन करेंगे कि पानी कितना आ रहा है, पानी के साथ फूड कितना है, कितना लेना चाहिए तो बॉडी के लिए फूड सफिशिएंट होगा। तो रिसेप्टर हैं और उनके साथ न्यूरॉन भी काम करता है टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। तो इन फाइलम के अंदर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है और सेंसरी सेल है। इन दोनों को अगर मैं मिला के कहूं कि न्यूरो सेंसरी सेल्स हैं, न्यूरो सेंसरी सेल हैं जो क्या करेंगे भाई, न्यूरो सेंसरी सेल क्या करेंगे, कमेंट में तो बताएं। हम जो रोटी खाते हैं तो क्या करते हैं, हमें पता चलता है ना 2 रोटियां खानी है या 3 खानी है, हमारा पेट भर गया है अभी, तो ये कितना पानी लेंगे, उस पानी में फूड का मिकदार कितना है, बॉडी के लिए फूड बहुत है, इतना पानी सफिशिएंट है, ये कंट्रोल करते हैं न्यूरो सेंसरी सेल, यानी सेंसरी सेल और न्यूरॉन दोनों। तो भाई नर्वस सिस्टम नहीं है, सिस्टम मतलब बहुत सारे सेल, टिश्यू, मगर नर्व सेल है, रिसेप्टर है, तो ये हो गई न्यूरो सेंसरी वाली बात, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फूड लेंगे, ये फूड क्या होगा, 80%, 80% ये जो फूड होगा वो डेड बॉडीज होंगी, और 20% चांसेस हैं कि ये होंगे क्या, माइक्रोब्स। और पता है माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है, ऐसे माइक्रोब जो पानी में पड़े हों, जो पानी में पड़े हों उनको आप कहते हैं प्लैंकटॉन्स। क्या कहते हैं, प्लैंकटॉन्स। तो प्लैंकटॉन का मतलब है वाटर वाले यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर वाले यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्लैंकटॉन। अगर ये एनिमल लाइक हैं, प्लाज्मोडियम, पैरामेशियम ऐसे हैं, एमोबा, तो आप कहेंगे जू प्लैंकटॉन। अगर प्लांट टाइप है, अल्जी है, तो आप कहेंगे फाइटो प्लैंकटॉन। तो 20% प्रोबेबिलिटी है कि ये फूड लेंगे जिंदा एनिमल या प्लांट लाइक प्लैंकटॉन, और 80% प्रॉपर्टी है कि ये गला सड़ा हुआ डेड बॉडीज के टुकड़े लेंगे। तो ज्यादा जो डिपेंडेंट हैं वो डेड बॉडीज पर हैं और कम जो डिपेंडेंट हैं माइक्रोब पर हैं। अब मुझे बताएं, माइक्रोब को यूज कर रहे हैं, मुझे कहना क्या चाहिए कि ये प्रीडेटर हैं या पैरासाइट हैं। हाँ भाई, प्रीडेटर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के खाएं, और पैरासाइट वो जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उससे फूड लेते रहें, ये प्रीडेटर होंगे। अब मुझे बताएं, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, पैरासाइट और प्रीडेटर में से किसके पास, ये यहां पे नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस का सवाल है, ये प्रीडेटर है, प्रीडेटर और पैरासाइट में डाइजेस्टिव सिस्टम किसके पास वीक होना चाहिए? पैरासाइट क्या करता है पता है? हाँ बिल्कुल पैरासाइट, क्योंकि जो पैरासाइट होता है वो ब्लड में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड, वो लेता है। और जो प्रीडेटर होता है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को लेता है, तो उसको पूरा डाइजेस्ट करना होगा। तो प्रीडेटर के पास डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू द पैरासाइट। ठीक हो गया भाई, आगे चलते हैं हम। यहां से क्या चीजें और पढ़नी है, सुने, कोई चीजें क्या पढ़नी है, नर्वस सिस्टम हो गया आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी, सारी चीजें हो गई। ये आपका पोरीफेरा फाइलम यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं जी।
ठीक है योसेफ। नेक्स्ट फाइलम भाई, कौन सा फाइलम पढ़ना है अभी हमें? सेलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम क्या है? नाइडेरिया। क्यों भाई इसको नाम दिया? सुने, सेलेंट्रेटा जो नाम है ये दो लफ्जों पे मुश्तमिल है। सील इंट्रॉन, सील इंट्रॉन, सील COEL का मतलब है कैविटी। इसका मतलब क्या है? कैविटी। और इंट्रॉन जो वर्ड है ना, इंट्रॉन, इंटेरॉन, इसका मतलब होता है एंडोडर्म। इन एनिमल के अंदर इंटेरॉन मतलब एंडोडर्म से कैविटी बनेगी भाई, डाइजेस्टिव कैविटी बनेगी, बॉडी की कैविटी। बॉडी कैविटी एंडोडर्म से बनती है क्या? इन नॉर्मल केस मीजोडर्म से बॉडी कैविटी बनती है, जिसको हम सीलोम कहते हैं। यहां पे बॉडी कैविटी वो सीलोम नहीं बनेगी, डाइजेशन के लिए बॉडी कैविटी बनेगी। उस बॉडी कैविटी को हम कहेंगे सेलेंट्रॉन। सेलेंट्रॉन, सेलेंट्रॉन क्यों कहा? सेलेंट्रॉन क्यों कहा? सेल का मतलब है कैविटी और इंट्रॉन का मतलब है एंडोडर्म। एंडोडर्म से कैविटी बनेगी जिसको हम सेलेंट्रॉन कहेंगे, और जिनमें सेलेंट्रॉन होगी उनको सेलेंट्रेटा कहेंगे। एक बात क्लियर। दूसरी बात, निडेरिया इनको क्यों कहते हैं? इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम कहते हैं नीडोसाइट। नीडोसाइट एक ऐसा सेल है जिसकी हेल्प से ये करेंगे प्रीडेशन, शिकार करेंगे। तो शिकार करने का भाई तरीका डिटेल में पढ़ना है हमें, यहां पे छोड़ दें। ऐसा समझें कि निडेरिया नाम इनका इस सेल की वजह से है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, और किसी फाइलम में ये फीचर है ही नहीं। रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, दोनों का मैं मिला के पढ़ाऊंगा, बस छोड़ दें। अभी लास्ट में याद दिलाना, जब मैं क्लास वाइंड अप करूं तो पूरी फिरा का रिप्रोडक्शन याद दिलाना, मैं पढ़ा लूंगा। 1 मिनट का है, 1 मिनट लगेगा। आ जाएं, आगे आ जाएं। सेलेंट्रेटा के बारे में कुछ चीजें मुझे बताते जाएं जल्दी। आधा चैप्टर आप पढ़ाएंगे ये फाइलम, आधा मैं पढ़ाऊंगा। डन हुआ है हमारे बीच ये बात? अच्छा बताएं बताएं मुझे, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लो है? डिप्लो है तो भाई टिश्यू इसमें होंगे कि नहीं? टिश्यू होंगे। और पंजाब वाला कह रहा है ऑर्गन होंगे। भाई ट्रू ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं है। जो टिश्यू होंगे वो जुदा जुदा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको दर्जा दे रहे हैं हम ऑर्गन का। बहरहाल पंजाब वाले ने कहा है ऑर्गन है। अच्छा मुझे बताएं सेगमेंट होंगे? आपने कहा सर एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा किसके पास भी सेगमेंट नहीं होंगे, कल पढ़ा है हमने, तो इसमें सेगमेंट नहीं होंगे भाई। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि सीलोम यानी बॉडी कैविटी होगी नहीं भाई। डिप्लो है, ट्रिप्लो भी नहीं। ट्रिप्लो होता फिर भी मीजोडर्म इवॉल्व होती, और इवॉल्व होती तब सीलोम जाके बनती। कहां पे, कौन से फाइलम में सीलोम बनेगी? जल्दी बताएं। प्लेटीहेल्मिन्थस फर्स्ट ट्रिप्लो नहीं बनेगी, एस्किलेल्मिन्थस दूसरा नहीं बनेगी, एनीलिडा से सीलोम बनेगी। वेरी गुड। तो ए सीलोमेट होंगे। और उसके बाद हाँ मुझे बताएं, सर्कुलेटरी सिस्टम, छोटी बॉडी है भाई इनकी भी बॉडी सेलेंट्रेटा की छोटी है, तो मुझे बताएं सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नहीं भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम कल मैंने पढ़ाया था, सेक लाइक इनकम्प्लीट, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी है ही नहीं, इसको नहीं करेंगे डिस्कस। उसके बाद नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम इसके पास इवॉल्व हुआ है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना, कि कैसा है इसका नर्वस सिस्टम, फर्स्ट टाइम इसमें आया है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की वही बात, जब तक आर्थ्रोपोडा नहीं आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं आएगा भाई। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? गैसेस एक्सचेंज सरफेस के थ्रू। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कोई नहीं, ऑर्गन कोई नहीं, जनरल जो बॉडी के ऊपर वाले सेल्स होंगे वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन लेकर अंदर वाले सेल्स को देंगे, और अंदर वाले कार्बन डाइऑक्साइड आउटर सेल्स को देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, डीप में सेल बन जाएं,
अंदर डेप्थ में सेल बन जाएं, बहुत सारी लाइन लग जाए सेल्स की, फिर क्या ये सेल गैसेस एक्सचेंज सरफेस से कर पाएंगे? जैसे आपकी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल है, अब आप सरफेस से क्यों नहीं गैसेस एक्सचेंज कर रहे? अब आपको बड़ा सर्फ वॉल्यूम चाहिए, वो चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। आपने लंग्स रखा है, लंग्स में एल्वेओलाई रखे हैं, वो सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। कल डिस्कस की थी हमने इस बारे में, है ना? हाँ, ओके ओके सर, ओके ओके ओके। आगे चलते चलें। और रिप्रोडक्शन भाई, इसका रिप्रोडक्शन में, पोरीफेरा का भी रिप्रोडक्शन में भूल गया, नहीं पढ़ाया। इसका रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा कि बोथ हैं, पोरीफेरा में भी बोथ हैं, इसमें भी बोथ है, मैं पढ़ा रहा हूं अभी रिप्रोडक्शन कैसे होंगे। उसके बाद भाई ब्लड इसके में भी नहीं होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो मतलब ब्लड भी नहीं है और लैम्फ भी नहीं है, कोई हार्ट का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। अब भाई अब चलें, आगे चलें, कुछ रट्टे वाली चीजें रट लें हम। रट्टे वाली चीजें कौन सी हैं? देखें, सेलेंट्रेट्रा के एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, लगाएंगे रट्टा, आ जाएं। पहला एग्जाम्पल भाई हाइड्रा। क्या है हाइड्रा? सेलेंट्रेट्रा है। दूसरा एग्जाम्पल भाई ओबेलिया, ये दूसरा सेलेंट्रेट्रा है भाई। तीसरा एग्जाम्पल सी एनिमन, ये भी सेलेंट्रेट्रा है। और जेली आपकी फिश नहीं है मगर इन्वर्टिब्रेट है, ये भी आपका हो गया सेलेंट्रेट्रा। और आखिर में आपको याद करने हैं कोरल्स। ये 5 आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? सेलेंट्रेट्रा के। अब एक और बात, जो ये सारे एनिमल्स हैं ना, अर्ली कंडीशन में इनकी एक ही शेप होगी, अर्ली एज में, फीडिंग एज में इनकी शेप एक ही होगी और उस शेप को कहेंगे पोलिप। ये शेप हैं 2। अर्ली एज में ये सिलेंडर टाइप होंगे, जब सिलेंड्रिकल होंगे तो हम इनको कहेंगे पोलिप। अर्ली एज में सारे सिलेंडर जैसी शेप रखेंगे, कंटेन करेंगे। और जब ये बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, सेक्सुअल स्टेज में आने के बाद बहुत सारे मेजॉरिटी अपनी शेप चेंज कर लेंगे सिलेंड्रिकल से अम्ब्रेला टाइप। तो जो अम्ब्रेला टाइप बन जाएंगे उन्हें हम कहेंगे मेड्यूसा। कितनी शेप हो गई भाई? 2, पोलिप और मेड्यूसा। पोलिप और मेड्यूसा में मेन फर्क कौन सा है? अम्ब्रेला टाइप होगा तो मेड्यूसा कहेंगे, सिलेंड्रिकल टाइप होगा तो पोलिप। अब मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, जो हाइड्रा है, हाइड्रा वो मैच्योर होने से पहले और मैच्योर होने के बाद अपनी शेप चेंज नहीं करता भाई। हाँ तो बताएं, तो हाइड्रा की कितनी शेप्स हो गई? हाइड्रा की पूरी जिंदगी में एक ही शेप, वो मेड्यूसा नहीं बनता। बाकी जो सारे हैं अर्ली एज में होंगे क्या? पोलिप, और मैच्योर होने के बाद क्या बनेंगे? मेड्यूसा। यानी सब में जो शेप्स होंगी वो 2 होंगी अपनी पूरी लाइफ में। अब मुझे ये बताएं, जो इनकी जनरल पोलिप स्टेज है उसमें आप क्या कहेंगे? ये फीडिंग स्टेज है, इमेच्योर स्टेज है या मैच्योर स्टेज है? बताएं भाई कमेंट में। पोलिप कौन सी स्टेज है? फीडिंग। अच्छा, इस फीडिंग को एसेक्सुअल स्टेज कहूं या मैं सेक्सुअल स्टेज कहूं? आप कहेंगे सर सेक्स रिप्रोड्यूस तब करेंगे जब मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद बहुत सारे क्या कर रहे हैं? मेड्यूसा शेप अपना रहे हैं। तो फीडिंग स्टेज, एसेक्सुअल स्टेज, सिलेंड्रिकल स्टेज और इंपॉर्टेंट बात सीसाइल स्टेज आप पोलिप को कह देंगे। बाकी जो फ्री लिविंग स्टेज है
और सेक्सुअल स्टेज है, मैच्योर स्टेज है, अम्ब्रेला टाइप स्टेज है, उसे आप कहेंगे मेड्यूसा। वो कौन सा इस फाइलम से मेंबर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं करेगा, फ्री लिविंग भी नहीं होगा, मैच्योर होने के बाद भी मेड्यूसा शेप नहीं लेगा। ओनली एंड ओनली हाइड्रा। हाइड्रा में ये सारे फीचर नहीं आएंगे। हाइड्रा मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जो रिप्रोडक्शन करेगा वो वही वाला पुराना मेथड करेगा। कौन सा? एसेक्सुअल। हाइड्रा में ओनली एंड ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक ही स्टेज है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, इनके वठी वञ न तू पढ़ंदा पढ़ंदाण मां कीअं उथायां थे तो न। ठीक है, हाणे अञा पढ़ाए आयो आहियां, वरी डबल थे तो मज़ो अची वञे तव्हांखे। हाँ भाई, ये बातें क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट बात जो आपके पोरीफेरा है ना, पोरीफेरा आपके दो स्टेज में मिलते हैं, लार्वा और एडल्ट। जब ये लार्वा स्टेज में होंगे पोरीफेरा तो ये होंगे आपके मोटाइल, और जब अडल्ट हो जाएंगे सारे हो जाएंगे सीसाइल। पोरीफेरा की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है, अपोजिट है। ये जो सेलेंट्रेटा है यानी निडेरिया है, निडेरिया अर्ली एज में आपको मिलेंगे सीसाइल और एडल्ट एज में आपको मिलेंगे मोटाइल, क्योंकि अर्ली एज में टेंटेकल नहीं होते और लेट एज में टेंटेकल बन जाएंगे तो उन टेंटेकल की वजह से मूव करेंगे, फ्री लिविंग बनेंगे। मोटाइल मतलब मूव करने वाले। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। क्या पढ़ना है अभी हमें? क्या पढ़ना है अभी पढ़नी है स्ट्रक्चर। किसकी? स्ट्रक्चर पढ़नी है हाइड्रा की, मतलब सेलेंट्रेट्रा की। सेलेंट्रेट्रा रिप्रेजेंट कर रहा है सारे, हाइड्रा रिप्रेजेंट कर रहा है सारे सेलेंट्रेट्रा को। तो आ जाएं, जल्दी में मुझे बताते जाएं कि हाइड्रा डिप्लो है या ट्रिप्लो है। आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक है, तो मैंने कहा ये हाइड्रा की एक लेयर हो गई अंदर वाली, और जो अंदर वाली लेयर है उसे हम पता नहीं क्या कहेंगे। देखें, उसे हम कहेंगे गेस्ट्रोडर्म। पता नहीं क्यों ये नाम दिया है, आगे आपको पता चलेगा। इनर लेयर को जो एंडोडर्म से बनी है, इनर वॉल जो है गेस्ट्रोडर्म, और जो आउटर वॉल है भाई, जो आउटर वॉल है हाइड्रा की, उसे आप क्या कहेंगे? आउटर वॉल को कहेंगे जो ये बाहर से बनी हुई है। हाँ सर, जो बाहर वाली लेयर बनी है ये वाली, इसे आप एपिडर्म कहेंगे। एपिडर्म कहेंगे। ये बात क्लियर? दो लेयर हो गई। अब डिप्लोब्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है आपके पास। आप कहेंगे सर बीच में जो लेयर होगी वो डेड लेयर होगी, वो एसेल्यूलर लेयर होगी, और जो वो लेयर होगी वो किससे बनी होगी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस सेल को हमने कहा था मीजोडर्म या मीजोगिलिया। बताएं भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको क्या कहा था आपने? बीच वाली लेयर को मीजोगिलिया कहा था। अब ये जो मीजोगिलिया है, मीजोडर्म तो है नहीं, डिवीजन की प्रॉपर्टी तो इसमें है नहीं, लिविंग तो ये है नहीं, तो ये वैसे की वैसे ही रह जाएगी। आप इसको मेसेनकाइम या मीजोगिलिया कह सकते हैं। ठीक है, तो लेयर दो लिविंग लेयर हैं, एक्टोडर्म से गेस्ट्रोडर्म और एंडोडर्म से एपिडर्म,
एंडोडर्म से गेस्ट्रोडर्म और एक्टोडर्म से एपिडर्म। ठीक हो गया। अब आ जाएं, ये 2 लेयर हो गई। उसके बाद हाइड्रा के सेंटर पे ये बड़ा सा माउथ है और माउथ से ये जो एपिडर्म्स है, इस एपिडर्म से निकले हुए हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं टेंटिकल्स। इनको हम कहते हैं क्या? टेंटिकल्स। ये ऑल अराउंड द माउथ प्रेजेंट होंगे, ऑल अराउंड द माउथ प्रेजेंट होंगे। अब भाई एपी एक्टो से और गेस्ट्रो एंडो से बीच वाली डेड, एपी एक्टो से और गेस्ट्रो एंडो से। अच्छा, इस कैविटी को हमने क्या कहा था बताएं? ये एंडोडर्म है, इसको इंट्रॉन कहते हैं, इंट्रॉन। और इंट्रॉन ये कैविटी बना रहा है तो इसको हम कहते हैं सेलेंट्रॉन। सेलेंट्रॉन यानी बॉडी की कैविटी। सीलोम नहीं है, ट्रू सीलोम नहीं है। बहरहाल ये कैविटी है, सील इंट्रॉन। इंट्रॉन मतलब एंडोडर्म और सील मतलब कैविटी। तो जो कैविटी बनी है वो एंडोडर्म से बनी है। इस कैविटी को हम कह रहे हैं क्या? सेलेंट्रॉन। या इसमें होगी डाइजेशन, इसमें फूड आएगा तो क्या होगी? डाइजेशन होगी। ये फूड आ गया और फूड की होगी डाइजेशन, तो ये डाइजेशन करने वाली कैविटी है, इसीलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। किसको कहा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी? सेलेंट्रॉन को। इस कैविटी की वजह से तो इनको हमने नाम दिया है सेलेंट्रेटा। याद आया ना? तो भाई ये चीज यहां तक। अब फूड यहां पे कहां से आएगा? यहां से भी जो माइक्रोब्स होंगे वो यहां से माउथ से आएंगे अंदर। ये फूड माइक्रोब्स यहां से आएंगे अंदर, ठीक है ना? वही माइक्रोब जैसे पोरीफेरा ने यूज किए थे, यहां पे भी फूड अंदर आएगा, माइक्रोब्स अंदर आएंगे माउथ से। और जैसे फूड अंदर आएगा कि फूड की क्या होगी यहां पे? डाइजेशन। और ये डाइजेशन करने के लिए एंजाइम रिलीज करेगा ये इनर लेयर, गैस्ट्रोवास्कुलर लेयर। और ये गैस्ट्रोवास्कुलर जो गैस्ट्रोडर्म है, गैस्ट्रोडर्म, ये भी फ्लैजिलेटेड है। जैसे कौन सी लेयर फ्लैजिलेटेड थी? पोरीफेरा की फ्लैजिलेटेड कौन सी लेयर थी? इनर लेयर। यहाँ पे भी इनर लेयर क्या है? फ्लैजिलेटेड है। और ये एंजाइम सीक्रेटिंग भी है, एंजाइम सीक्रेट करेगी, एंजाइम बाहर आएंगे। यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डाइजेशन होगी और डाइजेशन होने के बाद ये फ्लैजिला मूव करेंगे तो फूड सारी कैविटी में मूव करेगा और सारी जो एंडोडर्म है यानी गैस्ट्रोडर्म है ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी और इससे फूड एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसफर होगा एक्टोडर्म को भी यानी एपिडर्म को भी। ठीक है ना? तो ब्लड वेसल की कोई नीड नहीं है। मुझे आप ये बताएं इंजेक्शन कहाँ पे हुई और डाइजेशन कहाँ पे हुई, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुई, असिमिलेशन कहाँ पे हुई और इजेशन कहाँ पे हुई? हाँ भाई जल्दी कमेंट में बताएं तो मैं लिखता जाऊं, मुझे कुछ नहीं आ रहा। आपने कहा इंजेक्शन माउथ ने की, डाइजेशन कैविटी में हुई और एब्जॉर्प्शन जो है एंडोडर्म जो है गैस्ट्रोडर्म है उसने की और गैस्ट्रोडर्म से एपिडर्म तक फूड जहाँ पहुँचा ट्रांसपोर्ट हुई और गैस्ट्रोडर्म और एपिडर्म ने फूड को यूज़ किया तो ये असिमिलेशन हो गई और जो फूड यहाँ पे बचा ना भाई और ये फूड बचकर सेम माउथ से बाहर निकल गया तो इजेशन भी हो गई। किससे? माउथ से। यानी माउथ ने दो काम किए। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कौन सा है? सेक लाइक है भाई। ये कौन सा है? इनकम्प्लीट है भाई, इनकम्प्लीट है। माउथ कैविटी गैस्ट्रोडर्म एपिडर्म माउथ। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। ये यहां तक क्लियर। अब सुने, अब क्या है जो गैस्ट्रोडर्म है उसका काम हमने पढ़ लिया। जो एपिडर्म है ये काम करेगी एज अ गोनेड, एज अ गोनेड।
यानी ये प्रोड्यूस करेगी गैमेट। गैमेट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगी। उसके अलावा एपिडर्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं पढ़ा रहा हूं, एपिडर्म में एक और चीज है। एपिडर्म में और चीज क्या है भाई? एपिडर्म में और ये चीज है कि एपिडर्म में सेल्स हैं, एपिडर्म में एक स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स, जिसको हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स, नीडोसाइट। स्टिंगिंग सेल जो ऑफेंस और डिफेंस के लिए है। पंजम ऑफेंस और डिफेंस के लिए है। हाँ भाई, ये पूरी एक्टोडर्म में भी प्रेजेंट है यानी एपिडर्म में, और ये सेल्स आपके टेंटिकल्स के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो ये जो सेल मैंने बनाए हैं ये मैं बाहर बना के दिखा रहा हूं आपको। ये सेल, ये सेल मैंने इसको गेस्ट्रोडर्म को यहां से हटा लें तो हम गेस्ट्रोडर्म को यहां पे बना लेते हैं। ये आपकी हो गई गेस्ट्रोडर्म। तो ये सेल मैंने बाहर निकाला तो मुझे ये सेल ऐसा लगा। ये सेल, ये जो सेल है इसको मैं स्टिंगिंग सेल भी कहता हूं या इसको मैं नीडोसाइट भी कहता हूं। नीडोसाइट, नीडोसाइट, निडेरिया, इसीलिए इसको और नाम क्या देते हैं? स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल ये फूड, ये खाएगा ना फूड, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी में ये घुस जाएगा, इसीलिए इसको नाम देगा स्टिंग। स्टिंग करना, पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट हो जाएगा और उसको पेनिट्रेट करके टॉक्सिन सीक्रेट करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म बेहोश हो जाएगा, फिर उसको अंदर लेकर आएगा, माउथ में आके डाल देगा। हाँ, नीडोसाइट। अब नीडोसाइट में यहाँ पे साइड में न्यूक्लियस है और नीडोसाइट में एक बात गौर से सुनना मेरी बात, नीडोसाइट में थ्रेड लाइक एक थ्रेड है जो कन्वोल्यूटेड है। ये ऐसा कन्वोल्यूटेड थ्रेड पड़ा है, कॉइल हुआ है, और ये एक वाल से कवर्ड है, वाल से कवर्ड है। ये जो मैंने थ्रेड बनाया और वाल बनाई, इसको मिला के मैंने कहा निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट में क्या आता है? थ्रेड और क्या आया? और जो वाल है, ये निमेटोसिस्ट है। इसका काम मैं बताऊंगा, छोड़ें। नीडोसाइट में है, ये नीडोसाइट सेल का नाम है, बड़ा सेल है, उसमें निमेटोसिस्ट है। और निमेटोसिस्ट के बाद नीडोसाइट के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर है हेयर लाइक, और ये जो स्ट्रक्चर है थर्ड मैंने बनाई है, इसको हम कहते हैं नीडोसिल। नीडोसिल, नीडोसिल एक डिटेक्टर है, एक ट्रिगर है, सेंस करता है। ये ऐसे निकला हुआ होगा, ये देखें, ये नीडोसिल मैंने ये बनाया, ये नीडोसिल है, ये बाहर निकला हुआ नीडोसिल है। जब भी फूड आएगा यानी ऑर्गेनिज्म आएगा, नीडोसिल से टच करेगा या नीडोसिल के करीब आया जाएगा। ये एंटीना का काम करता है, सेंस करता है, ये फूड है, ये मुझे खाना है। तो ये नीडोसिल का काम क्या हुआ? पहले काम किसका है? सेंस करना। किसका काम है? फूड को, नीडोसिल का। इसने सेंस किया, जैसे सेंस किया तो जो नीडोसाइट सेल है वो नेमेटोसिस्ट से थ्रेड को निकाल देगा। तो ये आपका ये नीडोसाइट बन गया, ये उसमें नेमेटोसिस्ट अंदर है, और नेमेटोसिस्ट से अब निकल गया भाई ये आपका निकल गया क्या? वो थ्रेड, ये आपका निकल गया। इसको और कलर से बनाते हैं ताकि नजर आ जाए। ये आपका नीडोसिल से नेमेटोसिस्ट से निकल गया वो थ्रेड, ये थ्रेड निकल गया भाई। ये जो थ्रेड है ना, कब निकला? जब इसने सेंस किया। ये नीडोसिल है, इसने सेंस किया तब ये डिस्चार्ज हुआ। तो ये अनचार्ज फॉर्म है और ये डिस्चार्ज फॉर्म है, एक्शन में है। डिस्चार्ज मतलब इसने निकाल दिया है थ्रेड को, ये थ्रेड जाकर सीधा ऑर्गेनिज्म में स्टिंग हो जाएगा, गिर जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, इसमें घुस जाएगा। जब ये घुस जाएगा इसके अंदर
तो जब ये इसके अंदर घुस जाएगा, अब सही है कैमरा, जब ये इसके अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर घुसने के बाद ये हो जाएगा बेहोश, क्योंकि ये थ्रेड टॉक्सिन रिलीज करेगा। जब बेहोश हो जाएगा तो ये थ्रेड वापस आएगा। ये प्रोसेस कहाँ हुआ भाई, ये यहाँ पे हुआ। ये पैथोजन, ये थ्रेड यहाँ से निकला, पकड़ गया, और ये टेंटिकल अब क्या करेंगे, ऐसे मूव करके ले आएंगे यहाँ पे फूड को। ये फूड आपका इधर आ गया। ये प्रीडेशन है, प्रीडेशन के साथ इंजेशन है भाई। यहां तक क्लियर है? कुछ चीजें कल डिस्कस करेंगे भाई, आज टाइम बहुत हो गया है, सर वाले वेट कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है। कुछ चीजें यहां से भी बची हैं, कुछ चीजें पोरीफेरा से मैंने रिप्रोडक्शन पोरीफेरा का छोड़ दिया, मैंने नहीं पढ़ाया, भूल गया मैं, मुझे याद नहीं रहा, और इसका भी रिप्रोडक्शन मैंने अभी नहीं पढ़ाया, तो इनका रिप्रोडक्शन कल पढ़ेंगे। और स्पेशल पॉइंट्स हैं जो इनकी हम पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। लेक्चर अपलोड किया था, ये मैं अभी लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। हाजिर, गौर से सुने, दोबारा सुने, फिर भी सुने, उसके बाद भी सुने, और एक दफा लेक्चर सुने, और उसके बाद बुक को ठीक तरह से पढ़ें, लाइन लाइन पढ़ें आप, ठीक है ना, लाइन लाइन को पढ़ें। कल हम इन कोरल्स को पढ़ेंगे, हमने पीछे थे, कोरल्स को पढ़ेंगे, और कोरल्स के बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो कोरल्स हैं, ये कोरल्स क्या हैं, कोरल रीफ्स क्या हैं, कोरल्स कैसे बनेंगे, कोरल्स का काम क्या है, ये एसोसिएशन कैसे बनाएंगे। कल चीज़ें हैं कुछ इस फाइलम से छूट गई हैं जो कल पढ़ेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा मिलता है, 2 फाइलम कवर कर लिए हमने, बहुत हो गया आज के लिए, ठीक है ना। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।